CH-131 मौत का खेल अब होगा आरंभ। रिकैप। दोनों ही मजबूरी में बंधे हुए थे। आज तक जिसने भी राम के बिजनेस में दखल देने की कोशिश की उसका कोई अता पता नहीं। शहर अभिजीत ही वह इकलौता शख्स है जो अब तक रॉकी का सच जाना कर भी जिंदा था। रॉकी चाहकर भी उसे नहीं मार सकता था। तो वही अभिजीत भी बेबस था। वह जानता था कि रॉकी को मारने का क्या अंजाम हो सकता है। उसे अपनी गुड़िया की चिंता थी और उसका बच्चे का क्या कसूर, जिसके शर से पिता का साया छिन जाए। अभिजीत के हाथ पैर ठंडे पर जा रहे थे ये सब सोचकर। दोनों ने कह तो दिया जिस दिन हम आपने सामने होंगे उस दिन कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, पर क्या ये सच था भी कि एक मात्र भर का धमकी। दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था तो उनके काम को एक दूसरे से। क्योंकि एक ही जगह दो कमान कैसे रह सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सच्चा पुलिस वाला अंडरवर्ल्ड के माफिया का दोस्त या रिश्तेदार हो। पर क्या होगा अब? क्या दोनों लड़ेंगे या कुछ ऐसा रास्ता खोज निकालेंगे जिससे दोनों कभी आपने सामने न आ सके। नाउ दोनों एक दूसरे के लिए जंग छेड़ चुके थे, पर तभी एक नौकर आया और उन्हें बताया कि छोटी मेम साहब बुला रही है आप दोनों को। जिसे सुनने के बाद दोनों अंदर आ गए थे, पर अंदर आते ही अभिजीत कहीं और ही कोसा गया था। सोफे पे बैठी अर्चना सादगी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अभिजीत उसे देखता ही रह गया। उसका दिल एक बार उसे अपना बना को करने लगा, पर उसने खुद को रोक लिया था। साढ़े कदम से चलता हुआ जब वह आया तो अर्चना उसे एक बार भी देखने की जहमत नहीं की। हो सकता है रॉकी का डर ही, या फिर अभिजीत से नजरें मिलाने ने शर्मा रही होगी। अभिजीत ठीक इसके सामने वाले सोफे पे बैठ गया और अपनी जान को एक नन्ही जान के साथ खेलते हथेलियां करते हुए देखने लगा। दोनों इस बात से अनजान थे कि एक दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही हैं, पर यह सही वक्त नहीं था रॉकी को ये सब करने के लिए, इसलिए वह खड़ा हुआ और सनाया को देख बोला, विफाई मैं बाहर जा रहा हूँ, आने से हो जाएगी। इतना बोल बिना किसी को परवाह किए बिना अपनी दोनों जान के माथे पे प्यार अंकित करते हुए वहां से चला गया। रॉकी बाहर आते ही अपना फोन निकाल एक नंबर लगा दिया और कुछ ही सेकंड में नंबर रिसीव भी हो गया। लंपट साले कहाँ है बे तू? उधर से किसी जानने वाले की आवाज आई, जिसे सुन रॉकी का चेहरा अपने आप ही खिल उठा। यार प्रीतम मेरी बात सुन। क्या सुन साला कमीना 9 महीने से गायब था, एक बात भी तूने कुछ कहा? वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने हमें कॉल किया था, वरना हमें पता ही नहीं चलता। यार एक बता हम तेरे दोस्त हैं भी या नहीं? पागल हो गया है तुम सब तो मेरी जान ही यार, और मैं तुम सबको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है तो एक काम कर, अभी के अभी टैक्सी ले और कॉलेज आ जा। जब प्रीतम ने कहा कि कॉलेज आ जा तो एक पल के लिए रॉकी सोच में पड़ गया। प्रीतम के कहते ही उसे नताशा और वो घमंडी बाप के बिगड़े औलाद याद आ गए, जिनसे ना चाहते हुए भी टकराने वाला था। पर इस बार रॉकी ने सोच लिया था कि रॉकी इस बार फटीचर बनकर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और यही सोच उसने प्रीतम को हाँ कर दिया, और फिर वह अपनी पहली बाइक जिसे उसके पिता राम सिंघानिया ने गिफ्ट किया था, उसे लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। इधर रॉकी के जान के बाद सनाया भी बेबी को सुलाने के लिए अपने रूम में मेड की मदद से चली आई थी, पर सोफे पे बैठे दोनों लव बर्ड्स को जैसे अब आजादी सा मिल गया हो। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। हालांकि अभिजीत को अब जाना था, पर वह अर्चना से बिना कुछ बोले जाना नहीं चाह रहा था। तभी अर्चना जो उसे ही देख रही थी, वह नाराजगी से बोली, भाई से आप हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है भाई ने आपका? उद्धरण चिन्ह। क्या बिगाड़ा है? उसने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है, मेरी गुड़िया। अब बताओ, अब मैं उस पे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? अभिजीत सपाट लहजे में बिना किसी भाव के बोला और खड़ा हो गया। फिर बाहर जाते हुए एक नजर उसे देख और बोला, वैसे तुम अपने भाई को बता देना तुम मेरी हो, और जैसे उसने मेरी गुड़िया मुझसे छीना है ना, वैसे ही मैं भी छीनूंगा उसे उसकी गुड़िया। इतना बोलने के बाद वह सीधे कदमों से चलता हुआ बाहर चला गया, पर अर्चना खड़ी उसे देखती ही रही और गुस्से में आपन खुन्नस निकालते हुए मन ही मन बोली, एक तो इतनी तैयार होकर आए और बिना कुछ कहे ही चले गए। हम खड़ूस कहे के लड़कियों से बात करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है इन्हें, मुझे ही कुछ करना होगा वरना मेरी लव लाइफ रोस्ट लाई में बदल जाएगी। मन ही मन निश्चय करती अर्चना को लगा कि अभिजीत पे उसे की अपनी पकड़ बनाना और उसे प्यार का एहसास कराना जरूरी है। अर्चना वैसे ही अपना मुंह फुलाए रूम में चली गई, पर बाहर आते ही अभिजीत एक बार मुड़कर मेंशन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए चला गया। उसे बस अर्चना को परेशान करना था, वह बस कल रात वही अपना खीस निकाल रहा था। आखिर कोई लड़की उसका दिमाग खाए और वह उसे छोड़ दे, इतना बोला तो हमारा अभिजीत कभी नहीं था। हाँ वो बात अलग है कि अब अर्चना उसकी जान बन चुकी है। दूसरी तरफ कॉलेज में आज अलग ही हलचल था। बहुत कुछ बदल चुका था कॉलेज में, पर कुछ नहीं बदला था तो वो था घमंडी बिगड़ेल रईसजादों का मनमानी करने। कुछ ही मिनट में रॉकी कॉलेज के मेन गेट पे था। बाइक पे बैठा रॉकी आज कुछ अलग, पहले के जैसे दबा दबा सा रहने वाला रॉकी से बिल्कुल अलग रहा था। उसने बाइक स्टार्ट की और सनसनाती हुई आवाज के साथ अंदर चल पड़ा। बाइक की आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई सुन पा रहा था, पर जो भी रॉकी को देखता वह आश्चर्य से आंखें फाड़े उसे ही देखने लगता। जीन्स के साथ उसकी कलर का जूता पहले केहूनी तक मुड़े हुए पहले शर्ट ने रॉकी कहर ढा रहा था। बाइक चलती हुई जैसे ही स्टैंड पे आकर रुकी तो आस पास के लड़के और लड़कियां आपस में बातें बनाने लगे। क्या ये वही फटीचर है? मुंह खुल गए थे कईयों के।
हाँ, पर आज इतने दिनों बाद मैंने तो सुना है अभी इसके डिग्री भी नहीं लिया है और 9 महीने से गायब था, पर मानना पड़ेगा आया तो आज अलग ही दिख रहा है। सबको लग रहा था जैसे रॉकी के हाथ में कोई चिराग लगा है, जिसे घुमाकर जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। यार पर है तो ये फटीचर ही ना, इसे तो पता भी नहीं होगा कि इसको रिजेक्ट करने वाली इसकी गर्लफ्रेंड आज कितने ठाट बाट से कॉलेज पे रह रही है। आखिर उसका बॉयफ्रेंड अमीर जो है, सब आपस में बातें तो बना थे, पर उसके बातों का कोई मतलब नहीं था। रॉकी बाइक खड़ी कर कॉलेज की तरफ चल पड़ा, क्योंकि प्रीतम ने क्लास में ही मिलने को बोला था, पर उसे पता नहीं था कि वह रास्ते में ही नताशा से टकरा जाएगा। रॉकी खुद में ही खोया सा चला जा रहा था कि तभी वह नताशा से टकराया। नताशा गिर पाती उससे पहले ही रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के करीब थे, पर अनजानों की तरह। रॉकी उसे झट से खड़ा किया और सॉरी बोल वह से जाने लगा, पर नताशा इसे जाने से रोक देती है। रॉकी रुक जाओ। नताशा के मुंह से आपन नाम सुनते ही रॉकी रुक जाता है। उसने पीछे पलटकर नताशा को देखने की जहमत ना की। कैसे हो? नताशा सामने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तब जाकर रॉकी कहीं उसे देख पाया। रॉकी देख पा रहा था कि नताशा के आंखों में कुछ अजीब सा दर्द है, पर उसे क्या, उसने अपना माथा झटका और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। उसको जाता देख नताशा अपने मन ही मन बोली, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते रॉकी, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। इतना ही बोल पाई थी कि तभी प्रोफेसर उसे जाते हुए दिखाई दिए। प्रोफेसर कुछ गुस्से ने लग रहे थे, और दूसरी बात ये थी पहली लेक्चर की क्लास उन्हीं की लगने वाली थी, तो क्या कुछ होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम बॉस। CH-133 बेस्ट शूटर। रिकैप। अब अगला रमन ही था। देखते हैं उसके साथ भगवान के क्या करते हैं, या फिर उनसे पहले रॉकी क्या करता है। चलते हुए रॉकी अपने दोस्तों से आखिर में पूछ ही लिया, यार ये रमन कहाँ है? दिखाई नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। होगा कहीं अपने बाप के पैसे को उड़ा रहा होगा, कौन जाने। खैर तू उसे छोड़, वैसे लोगों के मुंह लगने का क्या फायदा। बोलता हुआ प्रीतम कैंटीन के पास चला आया और उसके साथ उसका दोस्त भी। इधर रॉकी अपने मन ही मन रमन को याद कर मुट्ठी कसते हुए बोला, इतनी आसानी से तो नहीं मेरे भाई, अभी मेरे भी कुछ घाव है जिसका हिसाब मुझे उससे लेना है। रमन मैं आ चुका हूँ, अब देखते हैं तू मेरे हाथों से कैसे बचता है। मन ही मन निश्चय कर चुका था रॉकी रमन से अपने सारे हिस्सों को हिसाब लेने के लिए। रॉकी कैंटीन में था और उधर अभिजीत अपने केस को और अच्छे से स्टडी करने में लगा था। उसका दिल का एक कोना कह रहा था कि रॉकी गलत नहीं है, और दूसरा कोना कह रहा था रॉकी आज का अंडरवर्ल्ड माफिया है, जिसने ना जाने कितनों का खून बहाया होगा। नाउ अभिजीत अपने ही सवालों से खुद परेशान होने लगा था, तभी उसके पास करण आ जाता है। यार मैंने पता किया, एक भी सबूत हाथ नहीं लगा जिससे कि कहा जा सके रॉकी माफिया से जुड़ा हुआ। कहते हुए करण अभिजीत को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पे गंभीर भाव के साथ एक अनकहा सा दर्द भी था। देख अभी, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए बोल रहा है, छोड़ दे ये जिद और केस से पीछे हट, करण ने कहा और उसके कंधे को हल्के से दबा दिया। अभिजीत उसे बिना किसी भाव के देखता है और उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। जितना बोला जाए उतना ही कर। इस वक्त तू मेरा दोस्त नहीं, एक सीबीआई का ऑफिसर है। अच्छा ऐसा है क्या? करण ने उसके हाथ को उसके दिल पे रख दिया। तो इससे पूछ जो हर रात वहां बालकनी में बैठा सोचता रहता है। मैं फिर बोल रहा है, मेरी बात मान, अगर रॉकी को कुछ हुआ तो पता है तेरे साथ क्या होगा। हर कोई तुझसे मुंह मोड़ लेगा, तू सबको खो देगा मेरे भाई। करण ने इतना कहा ही था कि अभिजीत गुस्से में उसके कॉलर को पाकर लगभग दहाड़ते हुए बोला, तो क्या करूं मैं? अपना जमीर बेच दूं? मैंने गीता और संविधान पे हाथ रख कसम खाया है, देश की सुरक्षा और देश में लिए अपनी जान दे दूंगा। अगर कोई माफिया मेरे सामने है तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? मेरा देश इसके लिए मुझे राजी नहीं करता मेरे भाई। अभिजीत इतने गुस्से में था कि करण के गले पे पकड़ मजबूत होने के कारण उसका दम घुटना लगा था, और जब उसे इस बात का ख्याल आया तो उसने झट से उसे छोड़ दिया, जिस कारण करण सीधा जमीन पे जा गिरा और खसने लगा। सच ही तो कह रहा था अभिजीत, वह कैसे उन बातों को भूल जाए जो उसने परेड के दौरान अपना हाथ गीता और संविधान पे रख निष्पक्ष भाव से कहा था। उसने कसम खाया था देश की रक्षा करेगा अपने अंतिम सांस तक। और अगर इस वक्त सारे सबूत रॉकी की तरफ ही इशारा कर रहा है तो क्या सानाया के लिए वह पीछे हट कभी नहीं। पहले देश और देश की सुरक्षा। करण जो नीचे पड़ा था वह बगल पे रखे टेबल पे पानी का ग्लास को उठाया और एक ही सांस में सारा पानी गदगद करते ही पी गया। जब थोड़ी देर में उसे कुछ राहत मिली तब जाकर वह चैन से खड़ा हुआ, पर अब उसका गुस्सा अभिजीत पे बढ़ चुका था। तू अपने आप को समझाता क्या है? पक्का देशभक्त है जो अपने ही परिवार को मारने पे तुला है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही। अभिजीत को उंगली दिखाते हुए, मैं तेरे साथ हूँ। और हाँ एक बात याद रख, जब तू अपनी बहन को रोता देखेगा, जब अपनी चाहत को नफरत करते देखेगा, जब अपने भांजे के सर से बाप का साया छींटे हुए देखेगा, तब रोना मत। और वही तेरी सजा, जिसे करेगा तू पर भुगतेगा कोई और। इतना बोल वह बाहर जाने लगा, पर फिर रुका और बिना सुखी तरफ देखे ही बोला, अब मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। 1 मंथ के अंदर मैं ये साबित कर दूंगा कि रॉकी एक माफिया। उसके बाद तेरा रिवॉल्वर नीचे नहीं झुकना चाहिए। अगर रॉकी को तू नहीं मारेगा तो मैं उसका इनकाउंटर करूंगा, और तू जानता है हम दोनों ही शूटिंग में बेस्ट हैं। कहते हुए कर अना अभिजीत को वही छोड़ चला गया।
दो दोस्तों के बीच जंग छिड़चुंड था, पर क्या सच में करण साबित कर देगा अभिजीत को एक क्रिमिनल? अगर ऐसा है तो क्या होगा? क्या ही रहा है? अभिजीत अभी भूख खुद को समझा नहीं पा रहा था, पर इतना तो तय था कि कोई तो मरेगा। ना अभिजीत गलत और ना ही करण का सोचना, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। एक सच्चा सिपाही कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, पर क्या उसके सिद्धांत अपने ही लोगों पे भारी पड़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो अभिजीत गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही करण। दूसरी तरह कॉलेज में कैंटीन में बैठा रॉकी दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगा तो था, पर उसका दिमाग कहीं और था। उसे बस रमन से मिलना था। वह देखना चाह रहा था कि आखिर और कितना नीचे गिर चुका है ये रमन। क्या सोच रहा है भाई? जब राहुल ने देखा कि रॉकी खुद में ही मग्न है तो उसने उसके आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया और बोल पड़ा, का कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ आज क्या कहाँ चाहते हो तुम सब? आज ये पूरा कैंटीन तुम्हारा, तुम सब जो चाहे खा सकते हो, मेरी तरफ से तरित। रॉकी होश में आते ही बात को घुमाते हुए बोला, पर ये तीनों तो सुनते ही झूम उठे। ऐसा लगा कि इनके पैर हवा में है और मुंह जन्नत में, बस हाथ पीछे रह गया है जो कैंटीन के महंगे से महंगा तेज टटोलने में लग गया था। हे वेटर सुनो, रोहित अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाकर बॉसी अंदाज में बोला। हाँ कहिए, वेटर आते ही बोला। उसके हाथ में कुछ ड्रिंक की ग्लासेस थी, जिसे रोहित लेकर कर टेबल पे रख दिया और उसे देख बोला, कैंटीन में सबसे महंगा जो है उसे लेकर आओ। हाँ याद रहे सबसे महंगा। कुछ खुशी और कुछ वेटर को धमकाने के भाव से बोला। तभी वेटर जाते हुए बोला, जिसे सुन रॉकी हंस पड़ा। दाल रोटी खाने वाले आज महंग डिश खाएंगे, लाता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए ना तो कैंटीन का बर्तन ना मंजवाया तो मैं भी इस कैंटीन का स्तर नहीं, कहते हुए चला गया, पर छोड़ गया रोहित का चोखा जैसा मुंह। रोहित को लग रहा था कि आज बिना बिना दाल भात चोखा खिलाए मुंह पे बोध गया गया है। ये वेटर सारा का सर आलू का चोखा। उसके साथ में बैठे तीनों यार मुंह दाबे हंस रहे थे, जिन्हें देख वह मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ हंस लो बेटा, देख लूंगा। साला जो भी आ रहा है बेइज्जती कर जा रहा है भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सब हंस रहे थे और रोहित बेचारा सबको कोस रहा था। तभी वेटर आता। उसके हाथ में 2 प्लेटें थी। हालांकि प्लेट ऊपर था तो तीनों देख उसे अपना जीभ फिराने लगे थे, पर जैसे ही वेटर ने प्लेट टेबल पे रखा तो तीनों का मुंह किसी के जैसा भभक गया। ये क्या है बे, तू क्या मारा चुटिया काट रहा है साले? हमने कहा था महंगी डिश लाने को, ना कि एक कटोरा भर इसे क्राइम। रोहित फिर से खिसिया। तभी वेटर बिना लाग लपेटे के बोला, हाँ तो यही है सबसे महंगा डिश, 200 रुपए की है और कुछ नहीं कर सकता। बैठे हैं कैंटीन में और खोज रहे हैं होटल का मखमली पुलाव। महंगा खाना है तो होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ मेरा सर मत खाओ। इतना बोल जाते हुए उसकी का डायलॉग उसे पे चिपका चला गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जिसे सुनते ही रोहित का मुंह बन गया और तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। कैंटीन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बनाया जाता है, जहाँ कम से कम पैसे में अच्छा खाना खिलाया जाता है। पर रोहित को कौन बताए कि यहाँ का सबसे महंगा भी सस्ते रेस्टोरेंट के सबसे चिप प्राइस वाले चाउमीन से भी सस्ता है। हंस लो तुम सब, बोल अपना मुंह फेर लिया जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज है। रॉकी अपना हंसी बमुश्किल रोकते हुए बोला, अच्छा अच्छा अब तू रूठना बंद कर, हम चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। आगे जे शब्दों पे जोर देते हुए सबसे महंगा डिश खाने रॉकी बोल हंसने लगा तो रोहित उसे चिढ़ गया। आज कई महीनों बाद दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए रॉकी इतना हंसा है, चारों उठे और रॉकी ने बिल पे किया कर दिया। अब चोर का एम था शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, जहां के लिए चल पड़े थे चारों। CH-133 बेस्ट शूटर रिकैप। अब अगला रमन ही था। देखते हैं उसके साथ भगवान के क्या करते हैं, या फिर उनसे पहले रॉकी क्या करता है। चलते हुए रॉकी अपने दोस्तों से आखिर में पूछ ही लिया, यार ये रमन कहाँ है? दिखाई नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह होगा कहीं अपने बाप के पैसे को उड़ा रहा होगा, कौन जाने। खैर तू उसे छोड़, वैसे लोगों के मुंह लगने का क्या फायदा। बोलता हुआ प्रीतम कैंटीन के पास चला आया और उसके साथ उसका दोस्त भी। इधर रॉकी अपने मन ही मन रमन को याद कर मुट्ठी कसते हुए बोला, इतनी आसानी से तो नहीं मेरे भाई, अभी मेरे भी कुछ घाव है जिसका हिसाब मुझे उससे लेना है। रमन मैं आ चुका हूँ, अब देखते हैं तू मेरे हाथों से कैसे बचता है। मन ही मन निश्चय कर चुका था रॉकी रमन से अपने सारे हिस्सों को हिसाब लेने के लिए। रॉकी कैंटीन में था और उधर अभिजीत अपने केस को और अच्छे से स्टडी करने में लगा था। उसका दिल का एक कोना कह रहा था कि रॉकी गलत नहीं है और दूसरा कोना कह रहा था रॉकी आज का अंडरवर्ल्ड माफिया है, जिसने ना जाने कितनों का खून बहाया होगा। नाउ अभिजीत अपने ही सवालों से खुद परेशान होने लगा था, तभी उसके पास करण आ जाता है। यार मैंने पता किया, एक भी सबूत हाथ नहीं लगा जिससे कि कहा जा सके रॉकी माफिया से जुड़ा हुआ। कहते हुए करण अभिजीत को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पे गंभीर भाव के साथ एक अनकहा सा दर्द भी था। देख अभी, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए बोल रहा है, छोड़ दे ये जिद और केस से पीछे हट, करण ने कहा और उसके कंधे को हल्के से दबा दिया। अभिजीत उसे बिना किसी भाव के देखता है और उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। जितना बोला जाए उतना ही कर, इस वक्त तू मेरा दोस्त नहीं, एक CBI का ऑफिसर है। अच्छा ऐसा है क्या? करण ने उसके हाथ को उसके दिल पे रख दिया तो इससे पूछ जो हर रात वहां बालकनी में बैठा सोचता रहता है। मैं फिर बोल रहा है, मेरी बात मान, अगर रॉकी को कुछ हुआ तो पता है तेरे साथ क्या होगा।
हर कोई तुझसे मुंह मोड़ लेगा। तू सबको खो देगा मेरे भाई। करण ने इतना कहा ही था कि अभिजीत गुस्से में उसके कॉलर को पाकर लगभग दहाड़ते हुए बोला, तो क्या करूं मैं? अपना जमीर बेच दूं? मैंने गीता और संविधान पे हाथ रख कसम खाया है, देश की सुरक्षा और देश में लिए अपनी जान दे दूंगा। अगर कोई माफिया मेरे सामने है तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? मेरा देश इसके लिए मुझे राजी नहीं करता मेरे भाई। अभिजीत इतने गुस्से में था कि करण के गले पे पकड़ मजबूत होने के कारण उसका दम घुटने लगा था, और जब उसे इस बात का ख्याल आया तो उसने झट से उसे छोड़ दिया, जिस कारण करण सीधा जमीन पे जा गिरा और खसने लगा। सच ही तो कह रहा था अभिजीत, वह कैसे उन बातों को भूल जाए जो उसने परेड के दौरान अपना हाथ गीता और संविधान पे रख निष्पक्ष भाव से कहा था। उसने कसम खाया था देश की रक्षा करेगा अपने अंतिम सांस तक। और अगर इस वक्त सारे सबूत रॉकी की तरफ ही इशारा कर रहा है तो क्या सानाया के लिए वह पीछे हट कभी नहीं। पहले देश और देश की सुरक्षा। करण जो नीचे पड़ा था वह बगल पे रखे टेबल पे पानी का ग्लास को उठाया और एक ही सांस में सारा पानी गदगद करते ही पी गया। जब थोड़ी देर में उसे कुछ राहत मिली तब जाकर वह चैन से खड़ा हुआ, पर अब उसका गुस्सा अभिजीत पे बढ़ चुका था। तू अपने आप को समझाता क्या है? पक्का देशभक्त है जो अपने ही परिवार को मारने पे तुला है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही। अभिजीत को उंगली दिखाते हुए, मैं तेरे साथ हूँ। और हाँ, एक बात याद रख, जब तू अपनी बहन को रोता देखेगा, जब अपनी चाहत को नफरत करते देखेगा, जब अपने भांजे के सर से बाप का साया छीटे हुए देखेगा, तब रोना मत। और वही तेरी सजा, जिसे करेगा तू, पर भुगतेगा कोई और। इतना बोल वह बाहर जाने लगा, पर फिर रुका और बिना सुखी तरफ देखे ही बोला, अब मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। 1 मंथ के अंदर मैं ये साबित कर दूंगा कि रॉकी एक माफिया। उसके बाद तेरा रिवॉल्वर नीचे नहीं झुकना चाहिए। अगर रॉकी को तू नहीं मारेगा तो मैं उसका इनकाउंटर करूंगा। और तू जानता है हम दोनों ही शूटिंग में बेस्ट हैं। कहते हुए कर CH-134 कुछ तो बुरा होने वाला है। रिकैप, कैंटीन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बनाया जाता है, जहां कम से कम पैसे में अच्छा खाना खिलाया जाता है। पर रोहित को कौन बताए कि यहाँ का सबसे महंगा भी सस्ते रेस्टोरेंट के सबसे चिप प्राइस वाले चाउमीन से भी सस्ता है। हंस लो तुम सब, बोल अपना मुंह फेर लिया जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज है। रॉकी अपना हंसी बमुश्किल रोकते हुए बोला, अच्छा, अब तू रूठना बंद कर, हम चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। आगे जे शब्दों पे जोर देते हुए सबसे महंगा डिश खाने, रॉकी बोल हंसने लगा। तो रोहित उसे चिढ़ गया। आज कई महीनों बाद दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए रॉकी इतना हंसा है। चारों उठे और रॉकी ने बिल पे किया कर दिया। अब चोर का एम था शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, जहां के लिए चल पड़े थे चारों। न्यू सालिमर शहर का नया रेस्टोरेंट जो अभी अभी हाईलाइट में था। चारों इस वक्त सालिमर के सामने खड़े थे। भाई ये रेस्टोरेंट ना मैं कब से देख रहा हूँ, नया है पर जाना है। पैसे होते तो कब का चला गया होता, पर आज हम आए हैं तो इसका घाटा बैठाते हैं और तेरे पॉकेट को खाली। कहते हुए रोहित सबसे पहले रेस्टोरेंट में जा घुसा। उसकी जल्दी देख तीनों मुस्कुराए और वो भी रेस्टोरेंट में चले आए। नया था रेस्टोरेंट पर रॉकी उससे कुछ खास खुश ना हुआ। दरअसल बात ये थी कि इन बीते दिनों में उसने ना जाने कितने रेस्टोरेंट देखे थे जो इस रेस्टोरेंट से भी अच्छा और आलीशान था। चारों रेस्टोरेंट के अंदर आए तभी उनके पास वेटर आते हुए बोला, हेलो सर, वेलकम टू शालीमार। जब वेटर ने इतना कहा तो राहुल को ऐसा लगा कि वह कहीं का राजा है। हे सुनो, हमें यहाँ का सबसे महंगा टेबल चाहिए, रोहित अपना सीना तानते हुए कहा। ओके, आप लोगों मेरे साथ आइए। कहते हुए वेटर अपने साथ चारों को चलने को बोला। थोड़ी ही देर में चारों रेस्टोरेंट के सबसे महंगे टेबल तक आ चुके थे। वेटर ने बैठने को बोला तो बैठते ही रोहित ने डिश के नाम लिखाने शुरू कर दिए। वेटर लिखता जा रहा था और आंखें फैलाए उन्हें देखता जा रहा था। है तो 4 ही, पर लिखा ऐश रहे हैं जैसे पूरे शहर को खिलाने वाले हैं। लखनऊ के हैदराबादी बिरयानी से लेकर दिल्ली के फास्ट फूड तक का नाम गिना चुका था रोहित। और जब इतना लिखने के बाद वेटर जाने को हुआ तभी रोहित ने फिर से उसे टोक दिया। वेटर 1 मिनट, राहुल ने कहा तो वेटर के पैर रुक गए। वह पलटा और उन्हें देखते हुए बोला, एस उद्धरण चिन्ह, आशा करो मीठे में चॉकलेट आइसक्रीम लेते आना। रोहित वेटर को देखते हुए बोला तो वेटर उसे अजीब नजरों से देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। वह जाते हुए सोच रहा था कि ये पैसे देंगे भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग चुना लगाने आए हैं। यही सोच उसका दिल घबराने लगा था, क्योंकि रेस्टोरेंट ने नियम हमेशा से चलता आ रहा है कि अगर कोई कस्टमर बिना पैसे दिए चला जाता है तो फिर पैसे उस वेटर से वसूला जाता है जो उन्हें खाना सर्व करता है। रॉकी उस वेटर के घबराए चेहरे को देख मुस्कुरा दिया था। उसे अपने दिन याद आ गए जब वह भी वेटर था और हर रोज डबल शिफ्ट करते नताशा के लिए पैसे जुटाया करता था। पर कभी कभी अमीरों के चोचले आ जाया करते थे और बिना पैसे दिए बिना ही चले जाते थे, जिसका हर्जाना हर बार रॉकी भरा करता था। दूसरी तरफ खालिद जेब्रकी अपने ऑफिस में बैठा गुस्से का घुट पिए जा रहा था। सामने बैठा उसका बेटा अरफाज इतने मजे में सिगरेट के कस लगाने में बिजी था कि उसने एक बार भी अपने डैड की नहीं देखा। तुम कुछ कर क्यों नहीं दे? हमें सिर्फ राम सिंघानिया के बिजनेस को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसे हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। जेब्रकी ने जब देखा कि उसका बेटा उसे रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा है तो वह गुस्से भड़कते हुए बोला। अरफाज पहले तो अपने सिगरेट को खत्म किया और वही वानी के ग्लास में डाल उसे बुझा दिया।
डैड सब्र, कितनी बार कहा है सब्र कीजिए। राम सिंघानिया को बेबी डॉल नहीं है जिसे जब चाहा उखाड़ कर फेंक दिया। अरफाज बिना किसी भाव के बोला, उसका चेहरा भले ही शांत था, कोई देख ले तो डर सा जाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और उसे फिर से अपने मुकाम को हासिल करने का मौका दे? अभी भी कुछ खास समझ नहीं आया था जेबरकी की कि आखिर अरफाज कहना क्या चाहता है। अरफाज एक गहरी सांस लेता है और जेबरकी को देख कहता है, डैड सुनिए, मैं कुछ सोच रखा है, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे हम राम को उसके वजूद के साथ उखाड़ फेंकेंगे। आधी अधूरी बात कह अरफाज उठा और आगे दीवार से लगे शीशे के उस पार शहर को देखते हुए बोला, आप अभिजीत गिल को जानते हैं ना? अरफाज का चेहरा भले ही उसके डैड की तरफ नहीं था, पर ये नाम सुनकर उसके चेहरे पे बनते बिगड़ते हवाया देख पा रहा था वह शीशे से। हाँ पहचानता हूँ, उसे कौन भूल सकता है। उसकी वजह से ही तो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल गया था। कहते हुए जेबरक गुस्से में आ गया था। 4 साल पहले को बात है जब अभिजीत ने इसके बिजनेस पे रेड मारा था और गलत पैकेजिंग और उसके साथ ड्रग्स के मिलावट की वजह से उसके प्रोजेक्ट को फैक्ट्री के साथ सील कर दिया था। ये वह दौर था जब पहली बार मैटर को अरफाज ने आकार संभाला था। अपना पैसा तो नहीं निकाल पाया, पर अपने डैड को बचा लिया था उसने। पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब अरफाज ने कुछ नहीं बोला तो फिर से 1 और साल किया जेबरकी ने। वह सवालिया नजरों से अरफाज को देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार करने रहा था। तभी अरफाज पलटा और बोला, वह राम का खास है और उसके घर का होने वाला दामाद। जैसे ही अरफाज ने ये कहा तो जेबरकी आंखें छोटी कर गुस्से में टेबल पे हाथ पटकते हुए बोला, क्या बकवास है ये? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। हमें हमारा आदमी मिल गया है, यही करेगा हमारे लिए काम। अब राम सिंघानिया को जड़ के साथ उखाड़ फेंकने का वक्त मिला गया है, अरफाज बोला और साइड में रखा वर्ल्ड मैप का ग्लोब घुमा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। CH-135 रेस्टोरेंट बना कबर खाना। रिकैप, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब अरफाज ने कुछ नहीं बोला तो फिर से 1 और साल किया जेबरकी ने। वह सवालिया नजरों से अरफाज को देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार करने रहा था। तभी अरफाज पलटा और बोला, वह राम का खास है और उसके घर का होने वाला दामाद। जैसे ही अरफाज ने ये कहा तो जेबरकी आंखें छोटी कर गुस्से में टेबल पे हाथ पटकते हुए बोला, क्या बकवास है ये? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। हमें हमारा आदमी मिल गया है, यही करेगा हमारे लिए काम। अब राम सिंघानिया को जड़ के साथ उखाड़ फेंकने का वक्त मिला गया है, अरफाज बोला और साइड में रखा वर्ल्ड मैप का ग्लोब घुमा दिया। नाउ प्लानिंग तैयार था। अरफाज ने अभिजीत के सहारे राम और रॉकी को रौंदने का तरीका ढूंढ निकाला था, तो वही करने अपनी पूरी ताकत लगा दो थी रॉकी को गलत साबित करने में। वह पहले से ही जानता था कि रॉकी के हाथ साफ तो है नहीं, पर आज तक उसे किसी ने गलत साबित नहीं किया था। पर इस बार करण ने सोच लिया था कि वह किसी भी हाल में रॉकी को अंडरवर्ल्ड से जोड़कर ही रहेगा। रॉकी के लिए खतरा बढ़ते ही जा रहा था। सब जानते थे कि राम के बिजनेस को संभालने कोई आ गया है, और अगर को राम को खत्म भी कर दिया जाए तो रॉकी आगे आएगा और बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। और इस तरफ ना ही राम का खौफ खत्म होगा और ना ही उनका बिजनेस। सब ये बात जानते थे और खासकर अरफाज की रॉकी कितना खतरनाक है। अब बस अरफाज हर हाल में रॉकी को खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि उसके रहते अरफाज कभी भी इंडिया पे राज नहीं कर सकता था। शालीमार रेस्टोरेंट में टेबल पे सजा खाना कुछ ऐसा था कि नीचे बीच टेबल पे व्हाइट कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस वक्त चारों रेस्टोरेंट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। हर कोई उन्हें अजीब नजरों से घूर रहा था, पर ये चारों खुद ने ऐसे खोए थे कि सामने किसी के देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यार वो बिरयानी पास करना, रोहित सामने पड़े प्लेट को देख बोला, जो प्रीतम के सामने था। प्रीतम उसे अजीब तरीके से देख बोला, भूखड़ अब खाना बंद कर वरना तुझे हाजमा हो जाएगा। कहते हुए प्रीतम ने प्लेट पास कर दिया। अभी रोहित जल्दी से प्लेट लिया और बिरयानी मुंह में भरते हुए बोला, भाड़ में जा, मैं तो खाऊंगा, और रही बात हाजमा की तो मेडिकल शॉप है बगल में। रोहित आज भूल ही गया था कि वह रेस्टोरेंट में है। लोगों के साथ अब रॉकी, राहुल और प्रीतम भी घूरने लगे थे उन्हें। बात यह था कि राहुल को अपने रूम की चिंता हो रही थी। जरा सोचिए, रेस्टोरेंट में ठूस ठूस कर खाने के बाद वह रात में किसी को सोने देगा? एक बात और सब ढेर, एक बार और मारा तो कल सुबह सब मरा हुआ पाएंगे। प्रीतम ने उससे प्लेट छीन लिया और उसे गरियाते हुए बोला, कुत्ते खाना बंद कर वरना तुझे हम रूम में घुसने नहीं देंगे। प्रीतम का इतना ही कहना था कि राहुल उसे प्लेट छीनने लगा। देख तू मेरा प्लेट दे दे वरना तुझे इसी बिरयानी में घुसेड़ घुसेड़ कर मारूंगा। दोनों प्लेट छीनने में लगे थे और इधर रॉकी और रोहित एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जैसे कह रहे ही कि अब क्या करे। तभी रॉकी उठा और दूसरे टेबल पे जा बैठा। तू अपना देख, मैंने तो अपना जगह ढूंढ लिया है। रॉकी दूर जा बैठा था क्योंकि उसे पता था साले दोनों के दोनों जिद्दी हैं, कोई प्लेट नहीं छोड़ने वाला है, और जब उनके हाथ से छूटेगा तो सबके कपड़े खराब होंगे। और हुआ भी वैसा ही। रोहित उठने ही वाला ही था कि प्लेट उसके कपड़े पर आ गिरा। रेस्टोरेंट में आ सारे लोग ये देख हंसने लगे और एक तरफ बैठा रॉकी लाजार नजरों से रोहित को देखने लगा। रॉकी कपड़े से बिरयानी साफ करते हुए बोला, तुम्हारी तो मैं साला बेइज्जती, आज तुम सबको नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए रोहित ने गर्म दाल उठाया और फेंक दिया दोनों के ऊपर। अब क्या, सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे और उधर रेस्टोरेंट में बैठे लोग एक एक कर बाहर भागने लगा। भला कौन नए रेस्टोरेंट का नया नया डिश अपने कपड़े को चखाना चाहेगा।
कुछ ही मिनट हुए थे कि रेस्टोरेंट में चारों तरफ उनके हाथों से फेंका गया खाना ही दिखाई दे रहा था। रेस्टोरेंट का वेटर उन्हें खाना सर्व तो कर गया था, पर अब उसे अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने उन्हें अंदर आने ही क्यों दिया। अब उसके बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर को बताने के अलावा कोई चारा भी न था। वह दौड़ता हुआ मैनेजर के पास जा पहुंचा। सर, वो कुछ लड़के आ गए हैं रेस्टोरेंट में, आप जल्दी चलिए, पूरा रेस्टोरेंट गंदा कर दिया है। रेस्टोरेंट का मालिक हड़बड़ा गया ये सुनकर। क्या कौन है बे, जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? कहते हुए मैनेजर निकला और बार की तरफ चल पड़ा, जहां ये कांड हो रहा था। मैनेजर देखने में लंबा था, हाथों में टैटू बना हुआ था जिसके कुछ लिखा था, चेहरा साफ और गोरा था, पर कपाड़ पे एक छोटा सा काट का निशान था। उसकी आवाज भारी थी। देखने वह गुंडे जैसा ही लगा रहा था, बस फर्क ये था कि उनसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वरना उसे कोई भी देख डर जाता। जब तक मैनेजर और वेटर बार तक आए, तब तक तीनों ने मिलकर हॉल को रेस्टोरेंट से कबाड़ खाना बना चुके थे, जिसमें पुराने लोहे लक्कड़ नहीं बल्कि खाना फेंका और जमा किया जाता है। ये क्या हालत बना रखा है तुम सब ने? मैनेजर आते ही गुस्से में भड़का। उसकी आवाज भारी थी, जिस वजह से आवाज को सुनते ही तीनों अपने जगह पे जम से गए और पीछे मुड़कर देखा तो मैनेजर को देखते हुए चौंक गए। मसूब भाई, प्रीतम के मुंह से अचानक ही निकला। मसूब भाई इस एरिया का नया गुंडा जो हाल ही में फेमस हुआ है। आज आसपास का कोई ऐसा कॉलेज और उसने पढ़ते वाले बच्चे नहीं थे को मसूब भाई को ना पहचानते हो? हाँ बे मासूब भाई, मुझे जानते हुए भी तुमने ये गलती की। भाई वो हमें पता नहीं था कि ये आपका रेस्टोरेंट है, वरना हम यहाँ आते ही नहीं, प्रीतम डरते हुए बोला। हालांकि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर किसी तरह करके उसने बोल ही दिया। ओए सुन, ये फालतू का ड्रामा अपने पास रख और मेरे पैसे भर। जो भी किया है तुम सबने, अब मुझे उसका 10 गुना चाहिए। मसूब के कहते ही सब चौंक गए, पर बगल में बैठा रॉकी अभी भी शांत था। वह बस मसूब को ही देख रहा था। पर भाई 10 गुना क्यों? राहुल ने कहा। तभी मसूब आगे बढ़ते हुए राहुल के कॉलर को पकड़ लिए और करीब खींच उसके चेहरे पे गर्म हवा छोड़ते हुए बोला, इसलिए क्योंकि यह मेरा रेस्टोरेंट है और मैं जो चाहूँ वही करूंगा, समझे? अब सुन, मुझे अब के अभी 2 लाख रुपए दे और निकल। द 2 लाख? एकदम से कलेजा मुंह को आ गया राहुल का। अब तक जितना खाया था सब कहीं गायब सा हो गया। डर और घबराहट में उसे फिर से भूख लगने लगा था। मसूब इस एरिया का नया गुंडा था। रॉकी के जाने के बाद और जब से राम का बिजनेस थोड़ा घाटे में आया था, तब से बिग टेबल को शांत रहना पड़ा। इस वजह से छोटे मोटे गुंडे सबको लगने लगा कि अब बिग टेबल का आतंक खत्म हो गया है। पहले जो सब कर रहे थे, अब वही सड़क पर तपाही करने मचाने लगे थे। बिग टेबल एक नाम ब्रांड है जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में चले रहे माफिया को ही नहीं सलटाता, बल्कि उन्हें भी अपने नीचे दबा कर रखता है जो फड़फड़ाने की जिद करते हैं। एक प्रकार से कहे तो पुलिस का काम भली भांति कर लेता है बिग टेबल। सिर्फ मसूब ही नहीं, आज ऐसे कई सारे गुंडे सड़क पे आ चुके हैं जो अब अपने आप को राजा मानने लगे हैं, पर इन्हें नहीं पता कि अब बिग टेबल फिर से आएगा। भाई देखिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, राहुल ने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला। तो मसूब ने उसे गुस्से ने वैसे ही अपने चेहरे के करीब खींच लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अबे भिखारी, जब पैसे देने की औकात नहीं तो हिम्मत कैसे हुई मेरे रेस्टोरेंट में आने की? ये कोई धर्मशाला है? अब चुपचाप मेरे पैसे भर, नहीं तो यही तेरे जुबान से पोछे लगवाऊंगा। मसूब ने जिस तरफ कहा तो तीनों डर से घबरा से गए। पर बगल में बैठा ये सब देख रहा रॉकी घबराया नहीं, बल्कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पे आ चढ़ा। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्तों को भिखारी बोलने की, और इसने क्या कहा? औकात? रॉकी उठा, गुस्से में चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। मसूब ने रॉकी को देखा तो उसने लताड़ते हुए कहा, अब तू कौन है? निकल यहाँ। मसूब के कहने से रत्ती भर भी फर्क ना पड़ा रॉकी को। उसने गुस्से कहा, तेरा बाप। उद्धरण चिन्ह CH-136, तेरे बस की बात नहीं है, बाप को भेज। रिकैप, सिर्फ मसूब ही नहीं, आज ऐसे कई सारे गुंडे सड़क पे आ चुके हैं जो अब अपने आप को राजा मानने लगे हैं, पर इन्हें नहीं पता कि अब बिग टेबल फिर से आएगा। भाई देखिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, राहुल ने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला। तो मसूब ने उसे गुस्से ने वैसे ही अपने चेहरे के करीब खींच लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अबे भिखारी, जब पैसे देने की औकात नहीं तो हिम्मत कैसे हुई मेरे रेस्टोरेंट में आने की? ये कोई धर्मशाला है? अब चुपचाप मेरे पैसे भर, नहीं तो यही तेरे जुबान से पोछे लगवाऊंगा। मसूब ने जिस तरफ कहा तो तीनों डर से घबरा से गए। पर बगल में बैठा ये सब देख रहा रॉकी घबराया नहीं, बल्कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पे आ चढ़ा। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्तों को भिखारी बोलने की, और इसने क्या कहा? औकात? रॉकी उठा, गुस्से में चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। मसूब ने रॉकी को देखा तो उसने लताड़ते हुए कहा, अब तू कौन है? निकल यहाँ। मसूब के कहने से रत्ती भर भी फर्क ना पड़ा रॉकी को। उसने गुस्से कहा, तेरा बाप। उद्धरण चिन्ह नाव। रॉकी ने हाथ को पकड़ा और पूरी ताकत के साथ राहुल से मसूब को दूर कर दिया और फिर खुद मसूब और रोहित के बीच में आ खड़ा हुआ। देखो मसूब भाई, तुम जो भी आपका जितना नुकसान हुआ है वो बताए, हम उसे भर कर चले जाएंगे, रॉकी ने कहा और राहुल को देखने लगा। दरअसल ऐसे मसूब ने जिस तरह राहुल के कॉलर को पकड़ा था, राहुल के गले पे निशान बन गए थे। भले ही वे निशान ज्यादा नहीं थे, पर रॉकी उस निशान को देख अंदर ही अंदर गुस्से में खुबस रहा था। उसने खुद को बड़ी ही मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। देख, अगर तू इनका दोस्त वोस्त है तो मैं बता दूं, इसने मेरे रेस्टोरेंट का रेपुटेशन खराब किया और ऊपर से इतने सारे खाने को बर्बाद भी।
इसलिए मैंने इससे सिर्फ 2 लाख मांगे थे, पर अब मुझे 5 लाख चाहिए, और वो भी अभी के अभी। मसूब ने अपनी गुस्से में तनी हुई आंखों से राहुल को देखते हुए बोला था। वो तो इस बार बीच में रॉकी खड़ा था, वरना उसने फिर से पकड़ लेना था राहुल को। भाई ये जास्ती हो रही है, और आपके रेस्टोरेंट का रेपुटेशन कैसे खराब हो गया। हाँ, ये तो आम बात है ना, ऐसे तो होते रहते हैं। और हाँ, मैं या मेरा दोस्त कोई भी 5 लाख नहीं देने वाले, जितना नुकसान हुआ है उतना ही देंगे, रॉकी ने समझाते हुए कहा। तभी मसूब आगे बढ़ते हुए रॉकी को कॉलर से पकड़ दूर धकेल दिया और राहुल को देख बोला, जब औकात नहीं है तो आता है क्यों है बिच, निकल अभी यहाँ से। कहते हुए एक कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी एक प्लेट उसके सर पे आ लगा और मसूब दर्द से करा उठा। आ तेरी तो, उसने कहा और घूमकर देखा तो रॉकी के हाथ में उस पलते के कुछ टुकड़े थे जो शायद उसके हाथ में ही रह गए थे। बहुत हुआ बकवास, अब सुन, 1 रुपया भी तुझे नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि तू अच्छा है, पर अब लग रहा है कि गुंडा ही है। और गुंडे किसके होते हैं। कहते हुए रॉकी ने उस पलते के टुकड़े को फेंक दिया। इधर मसूब अपना माथा पके हुए थे, उसके माथे से खुद आ रहा था, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश में था, पर उसकी कोशिश जैसे विफल होते हुए दिख रही थी। तूने मसूब जहरी पे हाथ उठाया, रुक अभी बताता हूँ तुझे। कहते हुए उसने एक हाथ से फोन निकाला और किसी को फोन मिला दिया। हाँ भाई, आप जल्दी से रेस्टोरेंट आ जाओ और अपने लड़के को भी लेते आना। फोन रिसीव होते ही मसूब बोल पड़ा, हुआ क्या है बे। दूसरी तरफ से आदमी अपनी कड़क आवाज में बोला। उसकी आवाज घड़घड़ा सी रही थी, जिसमें साफ पता चल जाता कि सामने वाला आदमी कुछ यही 40 साल के करीब होगा। जब मसूब ने कुछ नहीं बोल तो दूसरी तरफ वाले आदमी ने फोन काट दिया और उसी फोन को देखते हुए टेबल पे रख एक सिगरेट निकाल उसे अपनी महंगी लाइटर से जलाकर जोरदार कस लगाया। दूसरी तरफ मसूब फोन को पॉकेट पे रख सर पे लगे खून को साफ करते हुए रॉकी से दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कहा, देख लूंगा तुझे। इधर राहुल, रोहित और प्रीतम तीनों भागकर रॉकी के पास चले आए थे। भाई ये तूने क्या कर दिया, अब चल जल्दी से निकल, इसके आदमियों के आने से पहले हम निकल जाते हैं ना। तीनों आपस में ही बातें कर सहमति बना ली थी। तुम सब बस करो और चुपचाप जाकर बैठा जाओ वहां, रॉकी ने थोड़े गुस्से दूसरी तरफ साफ टेबल पे जाकर बैठने को बोला और मसूब को देखते हुए उसके पिछले कहे बात का जवाब सीना तान कर दिया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। रॉकी के कहते ही मसूब तिलमिला उठा और फिर से गुस्से में आगे बढ़ मारने को हुआ, तभी रॉकी ने वही पड़े चाउमीन वाले प्लेट को सीधे उसके सर पे दे मारा। इस बार रॉकी ने पूरी ताकत लगाकर मारा था, जिस वजह से मसूब सीधा जमीन पे जा गिरा और अपना सर पकड़ दर्द से छाटपटाने लगा। बात यह थी कि उसका सर पहले से ही फूट चुका था और दूसरी बात यह कि चाउमीन होने की वजह से मिर्ची भी उसके घाव पे जा लगा, और ऐसे में इंसान अपने दर्द को कैसे रोक पाता। तीनों खड़े बस रॉकी के पल पल बदलते बिहेवियर को देख रहे थे। धीरे धीरे उसके आंखों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। यार इसे क्या हो गया है, ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। कहीं रॉकी बीमार तो नहीं। प्रीतम को लगा कि रॉकी के किडनैप होने के बाद शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, और ऐसा हो भी सकता है उसका सोचना कोई गलत तो नहीं था। ऐसे 8 महीने अंधेरे कमरे में रहना और जंजीरों से बंधे रहना, ऐसे में किसी भी इंसान को दिमाग तौर पे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। मैं नहीं जानता, पर अभी हमें ये मीटर सलटाना होगा, वरना बात बढ़ते देर नहीं लगेगी। राहुल को जो सही लगा उसने अपनी बात दोनों के आगे रख दी। हाँ भाई तू सही बोल रहा है, प्रीतम रॉकी को देखते हुए बोला, जो उनसे ठीक थोड़ी दूरी पे चट्टान की तरह खड़ा था और उसके बगल में गुस्से में घूर रहा मसूब। तीनों यही सोच 2 कदम आगे ही बढ़े थे कि तभी अचानक से कुछ लोग रेस्टोरेंट में आने लगे। सबके कपड़े काले थे और उसमें ईगल का साइन बना हुआ था, जिसे देखते ही तीनों के पैर डर से कांप गए। पर रॉकी उन्हें देख अपने होठों को मोड़ लिया, जैसे उसके होठ अपने आप ही हंसना चाह रहे हो। ये ईगल ग्रुप था, कहने की जरूरत नहीं, बिग टेबल का एक भाग, या यूं कहे एक टुकड़ा। पर असल बात यह थी कि अभिषेक ने जब ईगल ग्रुप के बॉस यानी भैरव को मार दिया था, तब एक नया लीडर आया था, जो राम के कहने पर बना था। इस वजह से रॉकी का ये पता ही नहीं था कि आखिर प्रेजेंट टाइम में ग्रुप का लीडर कौन है। एक एक कर 17 से भी ज्यादा लोग आ घुसे और चारों तरफ से रॉकी और उसके दोस्त को घेर खड़े हो गए। अब जाकर कहीं मसूब अपने आप को संभल पाया था, वरना पहले तो रॉकी के सामने अधमरा पड़ा था। सबके आते ही एक और आदमी अंदर आता है, जो देखने में मस्कुलर बॉडी वाल था। हर तरफ से देख ऐसा ही लग रहा था कि इसने जिम में बड़े बेतरतीब ढंग से पसीना बहाया होगा। 40 साल की उम्र में कोई इतना फिट कैसे रह सकता है। नॉर्मल आदमी तो देख डर ही जाए, और कुछ ऐसा ही हाल हमारे तीनों लंपतों का था। मसूब ने जैसे ही देखा कि वह आदमी आ गया है जिसे उसने फोन कर बुलाया था, तो वह खड़ा होते ही तैस में आकर रॉकी के तरफ इशारा कर बोला, भाई इसी ने मुझे मारा है। कहते हुए अपना सर दिखाने लगा, जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। उसने सारी बात बता दी, एक एक कर, और कुछ बातों में मिर्च मसाला घोलकर, जिसे सुनने हुए ही बार बार वह रॉकी को देख रहा था। रॉकी को देख उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अगर कोई इतने लोगों को देखकर भी ना डरे तो इसका मतलब कुछ तो बात है इस लड़के में। क्या इसी ने मारा है तुझे? उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और एक हाथ पे दूसरा हाथ रखते हुए रॉकी को स्कैन कर बोला। अब तक रॉकी शांत था और शायद कुछ और देर तक शांत रहने वाला था। हाँ हाँ भाई, इसी ने, हरामजादे ने मारा है, आप बस इसे मार डालो। कहते हुए मसूब गुस्से में घंघना उठा, जैसे मोबाइल का रिंग घंघनाने लगता है।
सामने खड़ा आदमी अभी भी रॉकी को देख रहा था, क्योंकि बिग टेबल का अपना एक अलग रूल था कि बिना परखे किसी पे आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। राम हर तरफ से अपने आदमियों को काबू में रखना जानते थे। वे जानते हैं कि गुंडे किसी के नहीं होते, उन्हें किसी भी आदमी या औरत को मारने में डर नहीं लगता। इसी वजह से उन्होंने ये रूल बनाया था कि कोई किसी निर्दोष पे हाथ ना उठा दे। पूर्ण विराम। थोड़ी देर परख लेने के बाद उसने कड़क लहजे में रॉकी को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे तुम शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। कहते हुए वह आदमी रॉकी ओ ही देख रहा था। रॉकी ने एक बार भी अपनी पलकें ना झपकाई थी और ना ही डरा था। तब से लेकर अब तक सीना ताने खड़ा रहा, जिस वजह से वह आदमी रॉकी के बारे में जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होता रहा था। ईगल ग्रुप का नया बॉस सुखदेव भदौरिया। नाम भले ही सिंपल है, पर एक समय में ये बिहार का जाना माना उस्ताद था, और आज भैरों के मारे जाने के बाद राम ने इसे ईगल ग्रुप का लीडर बना दिया था। कर योगी ग्रुप का लीडर उग्र होने से ज्यादा समझदार होना चाहिए, जो पहले जांचे और तब आगे बढ़े, और ये सारे गुण सुखदेव में मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। CH-137 सुखदेव भदौरिया का क्या संबंध है रॉकी से? रिकैप। सामने खड़ा आदमी अभी भी रॉकी को देख रहा था, क्योंकि बिग टेबल का अपना एक अलग रूल था कि बिना परखे किसी पे आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। राम हर तरफ से अपने आदमियों को काबू में रखना जानते थे। वे जानते हैं कि गुंडे किसी के नहीं होते, उन्हें किसी भी आदमी या औरत को मारने में डर नहीं लगता। इसी वजह से उन्होंने ये रूल बनाया था कि कोई किसी निर्दोष पे हाथ ना उठा दे। पूर्ण विराम। थोड़ी देर परख लेने के बाद उसने कड़क लहजे में रॉकी को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे तुम शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। कहते हुए वह आदमी रॉकी ओ ही देख रहा था। रॉकी ने एक बार भी अपनी पलकें ना झपकाई थी और ना ही डरा था। तब से लेकर अब तक सीना ताने खड़ा रहा, जिस वजह से वह आदमी रॉकी के बारे में जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होता रहा था। ईगल ग्रुप का नया बॉस सुखदेव भदौरिया। नाम भले ही सिंपल है, पर एक समय में ये बिहार का जाना माना उस्ताद था, और आज भैरों के मारे जाने के बाद राम ने इसे ईगल ग्रुप का लीडर बना दिया था, क्योंकि ग्रुप का लीडर उग्र होने से ज्यादा समझदार होना चाहिए, जो पहले जांचे और तब आगे बढ़े, और ये सारे गुण सुखदेव में मौजूद थे। नाउ जब कोई टक्कर का दिख जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी अपना रंग दिखाने लगता है। हालांकि सुखदेव भदौरिया को ये बात पता थी कि वह जो चाहे कर सकता है। उसे ना हो कि रोक सकता है और ना किसी में हिम्मत है। बिग टेबल एक नाम नहीं, ब्रांड था, जिसके आगे सबको झुकना ही पड़ता है। पर बॉस के आगे तो बिग टेबल को भी झुकना पड़ेगा। रॉकी के अभी बॉस की गद्दी पे बैठने में कुछ और वक्त लगने वाला था। अभी तो उसके सिर्फ 2 साल कुछ महीने ही पूरे हुए हैं, और ऐसे में वह सबके सामने अपनी पहचान तो नहीं बताने वाला था। उसने सूझबूझ और अपनी बुद्धि से काम लेने का सोचा। वह कुछ नहीं कर सकता है, पर इसके आदमी तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, ये बात अगल थी कि उसके सामने खड़ा मस्कुलर बॉडी वाला इंसान भी उसी का आदमी था, पर यह बात सिर्फ रॉकी ही जानता था और कोई नहीं। सामने खड़े तीनों लंपट राहुल, रोहित और प्रीतम बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह ये मामला सलट जाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि रॉकी राम सिंघानिया का बेटा है, पर यह नहीं कि सामने खड़ा ये गुंडों की टोली उसी के डैड के अधीन है। उनके कई सिक्कों में से एक सिक्का। भैरों के मरने के बाद राम ने ईगल ग्रुप को दबे रहने के लिए कहा था, क्योंकि उस वक्त न ही ईगल ग्रुप का कोई लीडर था और न ही राम को ऐसा कोई मिला था जिसपे वह भरोसा कर सके। आज जब सामने खड़े रॉकी ने सुखदेव भदौरिया को देखा, तो उसे अपने पिता के चॉइस पे फक्र होने लगा। सच, राम एक डाक खिलाड़ी है, जो अंधेरे में भी सुई ढूंढ सकते हैं। खैर, ये बातें बात में होती रहेंगी। अभी रॉकी को देखते हैं, जो अभी बस सुखदेव को ऑब्जर्व करने में लगा था। ऐसे देख क्या रहो हो? देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मेरे पास और भी काम है। ये बताओ तुम हो कौन? सुखदेव का जवाब बिल्कुल ही सपाट था, ना ही अपने शब्दों को तोड़ा और ना ही मरोड़ा। रॉकी नाम है मेरा, और मैं इट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, रॉकी बेधड़क जवाब दिया। अगर तुम स्टूडेंट हो तो इसे मारा क्यों? तुम्हें पता है ये कौन है, और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? कहते कहते सुखदेव भदौरिया की आवाज तेज होने लगी थी। ऐसे सिचुएशन में आदमी नॉर्मल रह भी पाता है। अपने गुस्से ने कंट्रोल करते हुए सुखदेव फिर से बोला, पैसे भरो और निकलो। इतना कहने के बाद उसने मैनेजर यानी मसूद को देख आगे बोला, कितने हुए नुकसान के पैसे? सुखदेव भदौरिया के शब्दों में एक अलग ही रौब था, जो वहां खड़े हर कोई सुन और महसूस कर पा रहा था। बॉस 5 लाख, मसूद दर्द को छुपाते हुए अपने लड़खड़ाते जुबान से बोला, तो सामने खड़ा रॉकी उसे गुस्से में देख बोला, 5 लाख क्यों? तुझे मरना है? जितना नुकसान हुआ है उतना बोल, उससे आगे एक बूटी कोड़ी नहीं दूंगा। कहते हुए रॉकी गरजा था। बगल में खड़े तीनों बस बात को बिगड़ता देख रॉकी के पास खड़े हुए। तीनों कुछ बोलना चाह रहे थे, पर डर से उनकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से प्रीतम अपनी जुबान को खोल पाया, सर ये झूठ बोल रहा है, ये हमसे ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता है। हमने तो बस थोड़ा हो नुकसान किया है, और वो भी हमने जितना ऑर्डर किया था उतना ही। फिर भी इसने हमसे पहले 2 लाख मांगे और हमने देने से इनकार कर दिया, तो इसने वही अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। एक सांस में प्रीतम सब बोल गया, और उसके बाद लंबी भी सांसें लेने लगा। सुखदेव उसको देख रहा था और आंखें छोटी कर लिया। क्यों मसूद, ये लड़का सच बोल रहा है? कहते हुए जब सुखदेव भदौरिया अपना गर्दन घुमा मसूद को देखा, तो उसके माथे पे पसीने आ गए। सफेद चेहरे पे नमकीन पसीना, और डर का अपना ही रंग, उसका चेहरा ही उड़ा हुआ था।
बाबा बॉस, ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा, पूरा रेस्टोरेंट खराब कर दिया और तो और इन सब ने मुझे मिलकर धमकाया भी। मसूब के शब्द और उसका जुबान दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। सुखदेव को इसमें शक हुआ तो उसने गुस्से में घूरा और लगभग दहाड़ते हुए कहा, सच सच बोल। उसने जब अपनी आंखें लाल की तो मशूब अपना सर नीचे कर लिया। माधरचोद, गाली पे जोर देते हुए मासूब को घूरा और गरियाया और फिर रॉकी को देख आगे बोला, तुम्हें पैसे तो होंगे नुकसान का और इसका मेडिकल खर्च, सुखदेव बदौरिया ने कहा और रॉकी को देखने लगा। ना जाने क्यों वह रॉकी को देख उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। रॉकी ने भी आनाकानी ना करते हुए 60,000 रुपए भर दिए और एक गुस्से वाला लुक देखकर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने को हुआ। हे रुको, रॉकी आगे जा पाता उससे पहले ही सुखदेव ने उसे रोक लिया। तुम्हारा अपना नाम क्या बताया था? सुखदेव कदम बढ़ाकर रॉकी के सामने आ खड़ा हुआ तो रॉकी ने बिना हिचके ही अपना नाम बताया, रॉकी। हम रॉकी, सुखदेव धीमे से बोल कुछ सोचने लगा। क्या मैं तुम्हारे डैड का नाम जान सकता हूँ? सुखदेव अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा था, वह रॉकी के बारे में सब कुछ जान लेना चाह रहा था। आपको देखने से लगता है आप सुलझे हुए आदमी हैं, सामने खड़े गुंडों पे नजर डालते हुए आपने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। अच्छी जमेगी हमारी, कहते हुए रॉकी मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो सुखदेव ने अपना हाथ आगे कर उसके हाथ मिला लिया। हम समझ सकता हूँ तुम अपने डैड का नाम बताना नहीं चाहते हुए, पर तुम्हें कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। बिहारी की आंखें हैं, देखकर बताऊं कि किसके कलेजे में कितना पानी भरा है। कहते हुए सुखदेव अपना हाथ रॉकी के हाथ से अलग किया और अपना दोनों हाथ पुछेकर एक के ऊपर एक रख बोला। रॉकी को देख मुस्कुराते हुए बोला, दम है तुझमें, पर इसे सही जगह इस्तेमाल किया करो। और हाँ, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ है तुझमें को मुझे तेरी तरफ आकर्षित कर रहा है। कहते हुए सुखदेव बाहर चला गया। दोनों में गहन बातें हुई थी जिसे राहुल, रोहित और प्रीतम तीनों समझ ही नहीं पाए। बस इतना कि अब उनके साथ भी एक बड़ा गैंग का लीडर है। रॉकी उसे जाते हुए देख रहा था और बोला, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ, कौन है आप? इतना बोलने के बाद रॉकी खुद पे ही हंस पड़ा। तीनों रॉकी को खुद में हंसता देख एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे कि अब इसे क्या हुआ। साला क्या कॉमेडी करने आया था जो खुद में ही मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा कांड करने के बाद देख लो, शकल पे गुलामी मुस्कान छाई हुई है। दूसरी तरफ ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठा सुखदेव बदौरिया अभी भी रॉकी के बारे में ही सोचे जा रहा था। रॉकी दूसरा ऐसा इंसान था जो उसे बार बार इफेक्ट कर रहा था। उसने अपने माथे को दाहिने हाथ के अंगूठे से सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों में एक लगा सा ही चमक था जो शायद इसे किसी की याद दिला रहा था। छोटी, अचानक ही उसके मुंह से निकला। सुखदेव बार बार यही सोच रहा था, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हें मेरी छोटी नजर आती है। सोचते हुए अपना सर पीछे के सीट पे टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर गहरी सोच में डूब गया। तभी गाड़ी में बैठा उसका चेला जो ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, उसने काली स्कॉर्पियो को हाईवे पे दौड़ा दिया। कौन है सुखदेव और वह किससे रॉकी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या है इन सारे मामलों का जड़? आपको क्या लगता है क्या होगा अब आगे? क्या कोई रिश्ता है सुखदेव का रॉकी से? अगर है तो क्या? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कोड नेम बॉस। CH-138 तकिए को तलवार बनाओ। रिकैप, तीनों रॉकी को खुद में हंसता देख एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे कि अब इसे क्या हुआ। साला क्या कॉमेडी करने आया था जो खुद में ही मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा कांड करने के बाद देख लो, शकल पे गुलामी मुस्कान छाई हुई है। दूसरी तरफ ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठा सुखदेव बदौरिया अभी भी रॉकी के बारे में ही सोचे जा रहा था। रॉकी दूसरा ऐसा इंसान था जो उसे बार बार इफेक्ट कर रहा था। उसने अपने माथे को दाहिने हाथ के अंगूठे से सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों में एक लगा सा ही चमक था जो शायद इसे किसी की याद दिला रहा था। छोटी, अचानक ही उसके मुंह से निकला। सुखदेव बार बार यही सोच रहा था, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हें मेरी छोटी नजर आती है। सोचते हुए अपना सर पीछे के सीट पे टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर गहरी सोच में डूब गया। तभी गाड़ी में बैठा उसका चेला जो ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, उसने काली स्कॉर्पियो को हाईवे पे दौड़ा दिया। नाउ जब कुछ कुछ उलझा हुआ दिखाई दे तो ऊपर वाले पे छोड़ देना ही अच्छा होता है, क्योंकि उससे अच्छा कोई विघ्नहर्ता तो होता ही नहीं है। आज जब रॉकी नजर उठाकर देख रहा है तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है, पैसा, पावर और उसके साथ साथ दुश्मनी भी। रॉकी वहां से निकलते ही अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल ही चला आया था। आज भी उसके दोस्तों ने रॉकी के लिए एक बेड खाली रखे हुए हैं। रॉकी जब भी आता उसी बेड पे लेट जाता है। आज भी आते ही रॉकी बेड पे फैल गया और ऊपर के छत को घूरने लगा। अच्छा यार ये बताओ, ये रमन है कहाँ? दिखाई नहीं दिया। रॉकी के कहते ही तीनों के हाथ पैर अपनी जगह पे जम से गए और तीनों अब अपना काम छोड़ रॉकी को अजीब तरह घूरने लगे। क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम? जब रॉकी ने उन्हें अपनी तरफ ही घूरता पाया तो हड़बड़ा सा गया। तीनों चलकर उसके पास आए और उसे चारों तरफ से घेर खड़े हो गए। देख रहा है तुझे सुबह से बड़ी चिंता लगी हुई है तुझे उस घमंडी की। अब चल सीधा सीधा बोल, बात क्या है? प्रीतम आंखें छोटी कर उसके करीब आते हुए बोला, काका क्या तू मुझे डरा रहा है? रॉकी दसते हुए अपना सर बेड के गद्दे में दशाते ही बोला। रॉकी को तीनों जग्गा जासूस की तरह लग रहे थे। तीनों रॉकी को ही देख रहे थे और अब रॉकी के लिए मुश्किल हो गया था कि उसने आखिर इन्हें उस बारे में पूछा ही क्यों।
एक कॉल करता और रमन के घर से लेकर कॉलेज तक का सारा काला चिट्ठा उसके सामने होता। जब रॉकी थोड़ी देर कुछ भी आगे नहीं बोला तो प्रीतम फिर से बोला, अब क्या हो गया तुझे? तू बताता है या हम तेरी धुनाई करे? प्रीतम एक नजर रॉकी को फिर आगे अपने सामने इर्द गिर्द खड़े राहुल और रोहित देख बोला था। रॉकी तीनों के उलझे पड़े शक्ल को देख मन ही मन मजे ले रहा था। अपने लंपट दोस्तों के रॉकी डरते हुए बोला, अब ऐसे तुम लोग पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा यार? डर लग रहा है तुम सबसे? कहीं मुझे ना ना ना। रॉकी को नाटक करता देख तीनों खींच गए और अभी राहुल चढ़कर उसके ऊपर बैठा गया। साले, वहां तो तू बड़ा शेर बन रहा था, किसी से डरा तक नहीं और यहाँ हमें गधा बना। कहते हुए राहुल अब बिल्कुल उसके करीब आ गया था। ये तू क्या कर रहा है? देख मेरी बीवी मुझे मार डालेगी, मेरे करीब मत आ। मैं क्या जवाब दूंगा उसे कि मैंने एक मर्द को? छी छी। रॉकी अपनी भी अपने चरम नाटक के संपर्क में था, जैसे वह नहीं उसे उसका दिमाग अंचा रहा हो। राहुल को जैसे ही समझ आया कि रॉकी के कहने का मतलब क्या है, तो वह एकदम से उसके ऊपर से कूद गया। साला कमीना, छी, क्या क्या सोचता रहता है? अबे साले हम गे नहीं हैं जो तेरे साथ। राहुल बेड से कूदते ही जमीन पे खड़ा हो गया था और रॉकी को लगभग घूरते हुए बोला था। राहुल का तो पूरा मूड ही खराब हो गया था, पर रॉकी के साथ अब रोहित और प्रीतम पेट पकड़ हंसने लगे थे। राहुल फिर से खींचते हुए झल्ला कर बोला, साला कमीना है तू, तुझे तो मैं। बोलते हुए आसपास देखने लगा, तभी उसे बगल के बेड पे रखा तकिया दिखाई दिया। फिर क्या था, तकिया उठाया और रॉकी को मारने लगा। अबे गधे, वो मेरा तकिया है। प्रीतम अपना तकिया राहुल के हाथ में देख घबरा सा गया था, क्योंकि उसे पता था अब उसके प्यारे न्यारे तकिए का क्या हाल होना है। जैसे ही तकिए चर के आवाज के साथ फटा तो प्रथम गुस्से में साड़ी तकिया इकट्ठा कर लाया। जब तूने दुश्मनी छेड़ ही दी है तो आज मैं ही इस युद्ध को जीतूंगा। कहते ही उसन ए सबसे मजबूत तकिया उठाया और कूद पड़ा राहुल के ऊपर। इधर समय का नजाकत देखते हुए रॉकी ने भी एक तकिए को तलवार बना टूट पड़ा। अरे मुझे अकेला मत छोड़ यार, कहते हुए रोहित ने भी लास्ट वाला तकिया उठा और कर्ण की भांति कमान संभाले खुद पड़ा। चारों ऐसे लड़ने लगे जैसे महाभारत का युद्ध अपने चरम सीमा पे आ चुका है और अब पांडव पुत्रों की जीत निश्चित ही है। चारों लड़ते हुए आपस में अपनी अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलते जा रहा थे। मेरे पास तकिया है, हाथ है और तेरा सर, आज तो मैं ही जीतूंगा गा, राहुल ने कहा। तभी जोर से रोहित तकिया उसके सर दे मारा और बोला, अच्छा हुआ मेरे पास तकिया है, आंखें हैं, वरना क्या क्या करना पड़ जाता। तू रुक जाए कि वो मैं तुझे ढेर कर दूंगा। चालबाज शकुनी मामा, कहते हुए धोए जा रहा था सबको। अच्छा हाँ 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 हाँ, युद्ध करो युद्ध, बातें नहीं, रणभूमि में युद्ध किया जाता है। बकचोदी, नर्क का रावण और उसके खानदान के लोगों। प्रीतम अपना पासा मारा। तभी रॉकी बेड पे खड़ा हुआ और खुद कर एक ही वार में तीनों को ढेर कर दिया। कई साला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है रॉकी, आई एम योर डैड डूड। समझो, इस खेल का नायक तो मैं ही हूँ, खेलूंगा भी मैं और जीतूंगा गा भी मैं। सामने पड़े तीनों दूसरे बेड पे और रॉकी एक हाथ में तकिए को तलवार की तरह लिए खड़ा था। चारों एक दूसरे को देख रहे थे और तभी अचानक ही हंसी का फुब्बारा बरस पड़ा कमरे में। तकिए को तलवार बनाओ, रणभूमि में खुद सूरवीर बताओ, चाहे दोस्त हो दुमन, उठाओ तकिया और सबको मार गिराओ। हाँ, हंस लो जरा, फिर याद आए दोस्तों के साथ बिताए हंसी के गुब्बारे। जरा मुझे बताओ, खेलो हो कभी दोस्तों को दुश्मन बना के, तकिए को तलवार बना के और रणभूमि में खुद को शूरवीर बता के? युद्ध खत्म हुआ तो जित चारों की हुई। सच ही कहा है श्री कृष्ण ने, दोस्त अगर सच्चा हो तो पूरी दुनिया अपनी अपनी सी जान पड़ती है। चारों थके हरे बेड पे हंस कम और हाफ ज्यादा रहे थे। तलवार भरी जो था महाराणा प्रताप के तलवार की तरफ, बस फर्क इतना ही था कि महाराणा प्रताप की तलवार कभी फटती नहीं थी, पर इतना तो फटकर कुछ हिस्से ही हाथ में बचे थे और बाकी सब रुई बनकर कमरे में बादल बने फिर रहे थे। हाफते हाफते हंसते हंसते अचानक ही राहुल के मुंह से निकला, यार अब मुझे फिर से भूख लग रहा है। राहुल के कहते ही रॉकी के साथ प्रथम और रोहित उसे घूर कर देखने लगे। उनका हंसना तो बंद हो गया था, पर अभी अभी सांसें चढ़ी हुई थी। साला कितना खाता है बे, अभी अभी ठूस के आ रहा है, उतने से पेट ना भरा तेरा? रोहित अपनी हंसी के साथ डगमगाते सांसों को भी संभल कर बोला था। तभी राहुल झल्लाते हुए बोला, अब मैं क्या करूं, लग गया ना भूख, तो चुपचाप खाना ऑर्डर कर। बेचारा राहुल अपना पेट पकड़ चुका था अब तक, और ना जाने कुछ ही सेकेंडों में कई बार उसका पेट अलार्म अपने अंदर में बजा चुका है और अभी भी बजे जा रहा है। प्रीतम तो बस उसके पेट की घरघराहट को सुन बोला, यार तू इतना सब रखता है कहाँ? कई दिनों से सोच रहा था, आज मौका मिला है तो पूछ लिया, अब बता कहाँ रखता है इतना खाना? कहीं तेरे पास डोरेमोन का पॉकेट की जगह उसका पेट तो नहीं आ गया है? कहते हुए हंस पड़ा प्रीतम, पर राहुल गुस्से में घूरते हुए बोला, अपनी नाक कट्टी बकवास बंद कर, समझा बड़ा आया मेरे पेट को भला बुरा कहे वाला। मैं तो कहूंगा और खाऊंगा और खता ही जूंगा। कहते कहते चढ़ता जा रहा था राहुल और प्रीतम धंसता जा रहा था बम में। ठीक ठीक है, जो खाना है वह खा, पर मुझसे दूर रह, दूर हो जा, नो सेंस। इतना बोल प्रीतम ने धक्का दे दिया उसे और राहुल फिर से अपनी जगह पे लेट गया था। कुछ ही देर में प्रीतम ने खाना ऑर्डर कर कहाँ मांगा भी लिया था, और जैसे ही खाना आया तो अब बाकी बचे तीनों को भी भूख लग गया। इन सब के चक्कर में रॉकी भूल गया था कि वह अब बाप बन चुका है और सनाया पहले से ही थोड़ी बीमार है। जैसे ही उसे सनाया और अपने बेबी का ख्याल आया तो यथा खड़ा हुआ, भाइयों मैं घर जा रहा हूँ।
इतना बोल भाग दौड़ पड़ा, तीनों पीछे उसे इतना घबराया देख पहले तो चौंके, फिर कुछ समझ आते ही हंस पड़े। उधर रॉकी बाहर आते ही मन बुदबुदाना शुरू कर दिया, आज तो विफाई मुझे मार ही डालेगी। शाम हो चुका था, सुबह की गर्मी अब रात के शीतल में तब्दील होए को आई थी, पर रॉकी अब शायद गरहामत महसूस कर पा रहा था। उसने तो कुछ ही देर में आ जाने को बोल घर से निकला था और अब तक सन आया ने एक बार भी कॉल नहीं किया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह गुस्से में है, क्या है और क्या नहीं वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो कमेंट और लाइक करना ना भूलना आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, और अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कोड नेम बॉस। CH-139 जिम्मेदारी, जाल और जुनून। रिकैप, इन सब के चक्कर में रॉकी भूल गया था कि वह अब बाप बन चुका है और सनाया पहले से ही थोड़ी बीमार है। जैसे ही उसे सनाया और अपने बेबी का ख्याल आया तो यथा खड़ा हुआ। भाइयों, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल भाग दौड़ पड़ा, तीनों पीछे उसे इतना घबराया देख पहले तो चौंके, फिर कुछ समझ आते ही हंस पड़े। उधर रॉकी बाहर आते ही मन बुदबुदाना शुरू कर दिया, आज तो विफाई मुझे मार ही डालेगी। शाम हो चुका था, सुबह की गर्मी अब रात के शीतल में तब्दील होए को आई थी, पर रॉकी अब शायद गरहामत महसूस कर पा रहा था। उसने तो कुछ ही देर में आ जाने को बोल घर से निकला था और अब तक सनाया ने एक बार भी कॉल नहीं किया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह गुस्से में है, क्या है और क्या नहीं वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। नाउ रॉकी जितनी जल्दी हो सके वह उतनी जल्दी में था कि वह घर पहुंच जाए। आज उसे टिपिकल फैमिली में वाइफ से बड़ा करने का मतलब समझ आ रहा था। बाइक उठाया और तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। जिसे घर से कॉलेज आने में 45 मिनट लग जाते हैं, तो आज वही उसने बस 30 मिनट में कॉलेज से घर का दूरी तय कर ली थी। रॉकी बाइक तेजी में पार्क किया और उल्टे पांव चल पड़ा सीधे अपने रूम में, और जैसे ही वह अपने कमरे आया तो कमरे का कोल्ड वातावरण देख समझ गया कि आज तो उसकी लंका लगने वही है। सनाया बेड पे लेटी थी, जैसे बेबी को संभालते संभालते थक गई हो, और अगर इंसान पहले से ही बीमार हो तो ऐसा होना लाजमी है। अब रॉकी को सनाया की हालत देख बुरा भी लग रहा था और खुद पे गुस्सा भी आ रहा था। वह सधे कदमों से चलकर सनाया के सर के पास आया तो सनाया को सुकून से सोता देख एक ठंडी आह भरी, चलो कम से कम विफाई सोई तो है। आए फिर जैसे ही ठीक सनाया के बगल पे सोया अपने बेटे को देखा तो देखता ही रह गया। कितना क्यूट है ये, अचानक ही उसके मन में ये ख्याल आया, क्योंकि चेहरा तो हूबहू सनाया से ही मिलता है, और जिसकी बीबी इतनी क्यूट हो और उसका बच्चा उसकी बीबी की क्यूटनेस पे चला जाए तो क्या ही कहना। सोई हुई सनाया को देख झुककर उसके माथे को चूम लिया और फिर अपने बेबी को, और फिर कपड़े चेंज करने चला गया। दूसरी तरफ अभिजीत थोड़े उखड़े स्वर में बैठा था। उसके सामने बैठा करण, जिसके हाथ में एक काले कलर की फाइल थी, जिसे अभिजीत के सामने टेबल पे पटकते हुए बोला, ले देख ये रहा सबूत। कहते हुए वह एकटक अभिजीत के चेहरे को ही देखे जा रहा था। क्या है इस फाइल में? अभिजीत बिना किसी भाव के उस फाइल को ही देखे जा रहा था। पहले देख तो बस ऐसा समझ ले तेरे मेडल लेने के दिन आ गए। अपनी खुशियों का बलि देकर सीने पे मेडल कितना अच्छा लगता है ना? कहते हुए धीरे धीरे करण के शब्द तीखे होने लगे थे, जैसे कोई मीठा खिला के अचार चाटा दे। अभिजीत उस फाइल को उठाया और खोल देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। बड़ी बड़ी आंखों से वह फाइल पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और एक दो पेज पढ़ने के बाद वह करण को देख अवाक होकर बोला, यह क्या है और तुझे ये सबूत कहाँ से मिले? उद्धरण चिन्ह। अभिजीत का दिल रोने को आया था। जिस चीज से वह अब तक भाग रहा था उसी चीज को करण उसके सामने लाकर पटक दिया। यही चाहता था ना? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देख और मैं क्या क्या लाता हूँ। वैसे उसमें लिखी सारी बातें सच है और इस बात की गवाही देता है कि रॉकी के डैड अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, करण सपाट लहजे में तल्खी से कहा। दरअसल इस फाइल में राम के कुछ ऐसी जानकारियां थी जो सीधे सीधे उन्हें अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहा था। हालांकि रॉकी के बारे में अभी कुछ भी साबित कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया रॉकी के बारे में कुछ नहीं जानती, और जो लोग जानते हैं वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। पर राम का क्या? राम तो खुद इस बिजनेस के मालिक है। किस वजह से उनके बारे में थोड़ा पता लगा पाना करण के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इससे आगे वह कुछ भी पता नहीं कर पाया। आज तक कोई नहीं जाना पाया कि बिग टेबल का असली मालिक कौन है। यही खासियत है, राम को सामने ही खड़े रहेंगे पर किसी को दिखाई ना देंगे। तुझे क्या लगता है? ये बात मुझे पता नहीं है। मैं जानता राम सिंघानिया और उनके काले चिट्ठे को। हेड सीबीआई का हेड ने हमें पहले ही बता दिया था इस आदमी के बारे में, पर आज तक कुछ साबित ना हो पाया। और रही बता तेरी, तो हैरान मैं इस बात पे हुआ तूने एक दिन के अंदर ही ये जानकारी इकट्ठी कर ली। भावहीन हो चला अभिजीत अब अपने दोस्त करण पे गर्व कर रहा था। तू बकवास बंद कर, क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा? हाँ, बातों पे जोर देते हुए, भाई हम किसी बिल्ली से नहीं जंगल के शेर से लड़ने जा रहे हैं, और तुझे पता है ये शेर कितना खतरनाक है। करण इतना भी कच्चा खिलाड़ी ना था कि वह फूक फूक कर कदम ना रख सके। वह भली भांति जानता था कि मौत से लड़ने का क्या अंजाम होता है। राम वही तो थे, आज का डेविल, नर्क का राजा। करण को डर सिर्फ रॉकी से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा राम से हो रहा था। राम किंग है अंडरवर्ल्ड के, जहां सिर्फ उनका राज चलता है। अभिजीत भले ही एक काबिल ऑफिसर है, राम से लड़ पाना एक लगभग नामुमकिन है। और यह बात अभिजीत अच्छे से जानता है। वो कहावत तो सुना ही होगा कि नस्ल ही बर्बाद कर पीढ़ी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। करण तो अभिजीत के ऐसे नाक करने से गदगद हो उठा था, पर उसका डर अभी भी उसके चेहरे से झलक रहा था।
देख करनी, तू मेरा जिगरी है, तभी तो चीफ ने तुझे मेरे साथ भेजा है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और रही बात शेर की, तो डर तो उसे भी लगता है। जब जंगल में दो शेर हो ना, तो एक की मौत निश्चित है। ताकतवर ही कमजोर को मार गिराता है, अभिजीत ने कहा और फाइल को पढ़ने लगा। चल ठीक है, जब तुझे खुद फिक्र नहीं है तो मेरा क्या। मैं तो तेरा दोस्त हूँ। वैसे एक बात बता। अपनी तरफ से आश्वासन देकर आखिर में एक सवाल कर ही बैठा करण। हाँ पूछ, फिक्र में नजरें गड़ाए ही अभिजीत बोला। यार ये बिग टोल का क्या झंझट है। साला इतना इंटेंस कोई कुछ रखता है भी भला। साफ नाम का है क्या बिग टेबल। अपना सवाल कर अभिजीत को देखने लगा। को फाइल पढ़ते पढ़ते ही अचानक ही रुक गया था करण के सवालों को सुनकर। बिग टेबल, मुझे भी इस बला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना जानता हूँ कि इसे कुछ लोग मिलकर चलाते हैं और इन सब का एक ऊपर वाला है। पर ये बिग टेबल वाले कौन है और ये ऊपर वाला है, ये अभी तक राज है जिसे कोई नहीं जान पाया है। अभिजीत ने अपनी सारी जानकारी उड़ेल कर रख दी करण के सामने। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी करण को आज से 4-5 साल पहले की घटना याद आ गया, जिसके याद आते ही उसके माथे से पसीने छूटने लगे। अभिजीत उसको घबराया देख बोला, क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों गया। तभी करण बोला, यार मुझे वो वाली बात याद आ गई। जब हम पता चला था कि बिग टेबल ने एक फरमान जारी किया है एक ऑफिसर को मारने के लिए, कहा तुझे वो दिन याद है। करण ने याद दिलाते हुए कहा तो उसे भी सब याद आने लगा। वह दिन किसी डरावने मंजर से कम न था। आज से 5 साल पहले जब बिग टेबल ने एक पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए फरमान जारी किया था। बात यह था कि पुलिस वाला कर था, उसने और पैसे वसूली करने के चक्कर में एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया था। हालांकि पुलिस ने ऊंचा पद होने के कारण उसे कुछ हुआ तक वह जज के सामने झूठे बयान देकर बच गया था, और फिर उसके अगले ही दिन वह लड़की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और इसकी दिन इस लड़की की मां ने ऑन कैमरा कहा था कि ऊपर वाला इसे जरूर सजा देगा। फिर कुछ ही मिनट बाद ये फरमान जारी हुआ था बिग टेबल की तरफ से, जिसमें सीधे सीधे उस पुलिस वाले को मारने को कहा गया था और यह भी को कोई भी बीच में नहीं आएगा। ये बिग टेबल का मामला है, अगर सरकार बीच में आएगी, सरकार इसकी जवाबदेही होगी। चारों तरफ हड़कंप मच गया था और हर चौक चौराहे पे बिग टेबल के गुंडे ही नजर आ रहे थे। हर किसी के हाथ में बंदूकें, तलवार और भी ना जाने क्या क्या थी, जिस वजह से पूरा शहर एक दिन के लिए लॉकडाउन में चला गया था। तभी से बिग टेबल इतने चर्चे में आया था। हम उस दिन को कौन भूल सकता है। सब कुछ याद आते ही अभिजीत गहरे भाव के साथ बोला, क्योंकि उसे दुख भी था कि वह इतने बड़े गैंग को अपनी मर्जी करने दिया, और खुशी भी को जिसे कोर्ट सजा ना दे सका उसे बिग टेबल ने दे दिया। दोनों आपस में बातें करने में ही लगे थे कि तभी करण का फोन बज उठा। उसने झटके से फोन रिसीव किया और जैसे ही कान के पास ले गया, तभी दूसरी तरफ भारी भरकम आवाज वाला कोई आदमी बोला, काम हो गया है, लखनऊ एयरपोर्ट के पास वाले पार्क में आ जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोल उस आदमी ने झटके से फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही करण उठा और अपना हड़बड़ी में अपना कोट पहनने लगा। क्या हुआ तुझे, कहाँ जा रहा है। करण को इतनी जल्दबाजी करते देख बोला अभिजीत। तभी करण उसे भी अपने साथ चलने को बोलता है। CH-140 रोमांस रिकैप। तभी से बिग टेबल इतने चर्चे में आया था। हम उस दिन को कौन भूल सकता है। सब कुछ याद आते ही अभिजीत गहरे भाव के साथ बोला, क्योंकि उसे दुख भी था कि वह इतने बड़े गैंग को अपनी मर्जी करने दिया, और खुशी भी को जिसे कोर्ट सजा ना दे सका उसे बिग टेबल ने दे दिया। दोनों आपस में बातें करने में ही लगे थे कि तभी करण का फोन बज उठा। उसने झटके से फोन रिसीव किया और जैसे ही कान के पास ले गया, तभी दूसरी तरफ भारी भरकम आवाज वाला कोई आदमी बोला, काम हो गया है, लखनऊ एयरपोर्ट के पास वाले पार्क में आ जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोल उस आदमी ने झटके से फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही करण उठा और अपना हड़बड़ी में अपना कोट पहनने लगा। क्या हुआ तुझे, कहाँ जा रहा है। करण को इतनी जल्दबाजी करते देख बोला अभिजीत। तभी करण उसे भी अपने साथ चलने को बोलता है। नाउ टिल्डर करण और अभिजीत दोनों पार्क के लिए निकल लिए थे। तो वही दूसरी तरफ जब रॉकी चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज कर आया, तब तक सनाया कमरे की सुरसुराहट की वजह से जाग गई थी, और जागे ये जान भी गई थी कि उसके पति देव कपड़े में शालीनता वश पधार चुके हैं। बात कुछ अच्छा था तो वो बेबी के लिए। अगर साइंस के माने तो बच्चे लगभग 20 घंटे तक नींद लेते हैं, उसी थियरी को सच करने में लगा था बेबी। अगर जुबान चलती तो उठते ही रॉकी के गले लग बोलता, पापा पापा देखो मैं आज 20 घंटे होया, और रॉकी भी प्यार से उसके डर को सहलाता और बोलता, शाबाश मेरे बेटे, ऐसे ही करना ताकि मुझे और तुम्हारी मॉम को वक्त मिल सके नए बेबी को प्लान करने का। पर यहाँ हुआ उल्टा, बेबी की जगह उठी है सनाया, और उठते ही उसे सब याद भी आ गया था। अब सामने खड़े रॉकी को देख घूरने लगी थी सनाया। शुक्र था कि बेबी सोया था, उसे जगाना मुनसिब नहीं, वरना रॉकी की आज खैर नहीं। रॉकी उसे देख पा रहा था और साथ ही साथ उसके गुस्से को भी। वह धीमे से चकला उसके करीब आया और सनाया के कान के पास जा धीरे से बोला, विफाई आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। रॉकी बस अपनी माफी ही तो मांग रहा था, पर सनाया उसे डपटते हुए बोली, आप तो हमेशा भूल जाते हैं ना कि आपका कोई इंतजार भी कर रहा होगा। सनाया शिकायत करते हुए रॉकी के करीब आ पहुंची थी, और उसे इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उसके ऐसे करीब आने से रॉकी को कुछ कुछ हो रहा था। उसका पूरा बॉडी गर्म होने लगा। बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सनाया की आवाज भले ही कम थी, पर इसका गुस्सा कम नहीं हुआ था।
पर अब तक रॉकी ये सब तो भूल ही गया था, उसे तो अब बस सनाया के चलते होठ ही नजर आ रहे थे। सनाया बस शिकायत ही किए जा रही थी। पर जैसे जैसे रॉकी भी उसके होठों के करीब आने लग तो रॉकी को अपना करीब आता देख सनाया के होठ अपने आप ही लड़खड़ाने लगे। शायद वह रॉकी के इरादे को भांप चुकी थी। आप पास मत आइए मेरे, आज आपको कुछ नहीं नहीं मिलने वाला। सनाया बोल तो वही थी, पर उसके शब्द जैसे उसके होठों से मैच नहीं कर रहे थे। विफाई पर मुझे तो चाहिए, आई नीड यू एंड योर ब्लिस पी लिप्स, कहते हुए रॉकी झुकता गया। रुक जाए ना, इससे आगे कुछ कहती कि तब तक रॉकी उसके होठों को अपने होठों के साथ मैचअप कर चुका था। आई सनाया के शब्द उसके गले में ही अटक कर था रह गया। दोनों के होठ ऐसे मिले जैसे फूलों के बगिया में बिखरते भुओं की लटे, एकदम शिद्दत भरा, जिसमें ना कोई जोर था ना कोई जबरदस्ती, कुछ था तो वह प्यार। सनाया वैसी ही बेड पे लेटी रही। रॉकी अब अपना एक हाथ सनाया के गर्दन के पीछे ले जा चुका था और सनाया बस रॉकी के कंधे को मजबूती से पकड़े हुए थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। रॉकी तो बस सनाया के होठों को चबाने में लगा था, शायद होठों से टपकता शहद वह बर्बाद ना करना चाहता हो। जब 10 मिनट बाद रॉकी ने सनाया के लिप्स को छोड़ा तो सनाया की लिप्स और ज्यादा लाल हो चुकी थी। प्यार का फल था, लाल होना ही था। जब रॉकी उसकी आंखों में देखा तो सनाया शर्मा कर उसके सिर में छुप गई, शायद अब उसकी शिकायतें दूर हो चली थी। रॉकी सनाया को देख मुस्कुराया और फिर माथे पे कर बेबी के पास आकर सो गया। सनाया उसे ही देख रही थी और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि बड़े चालू है, मनाने में तनिक भी देर ना करते हैं। और पता नहीं क्यों मैं बुधू इसके जाल में फंस कैसे जाती हूँ। दूसरी तरफ लखनऊ के एयरपोर्ट के ठीक बगल में बने पार्क में करण अभिजीत के साथ पहुंच चुका था। पहुंचे ही अभिजीत अपनी तीखी निगाहें डाल चारों तरफ टटोलने लगा, पर उसे कोई ऐसा खबरों ना दिखा जिसपे वह शक कर सके। करण कहाँ लेकर आया है मुझे, वैसे यहाँ कोई दी खाए क्यों नहीं दे रहा। हान कहते हुए अभिजीत अभी भी इधर उधर ही देखे जा रहा था। अभी मेरे भाई थोड़ा सब्र रख, यही कहीं होगा, उसने बोला था वह सिग्नल देगा, कहते हुए अब करण भी इधर उधर उसी आदमी को खोजने लगा। अक्सर ऐसे मौके पे लोग उतावले हो जाते हैं। बड़े से बड़ा हाथी भी शिकारी के जाल पे फंस जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उसे भूख लगी होती है और उसे उसका खाना सीधे शिकारी के बिछाए जाल में नजर आता है। ठीक उसी तरफ कुछ खेल पुलिस और खबरी का होता है। बस जानकारी लो और पीछा छोड़ो। अभिजीत करण के कहे हुए बातें पे गौर करते हुए बोला, किस तरह का सिग्नल, क्या बोलना चाहता है तू, साफ साफ बता। यार वह आदमी कभी सामने नहीं आता, बस वह अजीबोगरीब तरीके से कुछ ऐसा करता है जो सिर्फ उसे ढूंढने वाले को ही पता चल पाता है। इतना बोल करण थोड़ा आगे बढ़ अपनी नजर पैनी कर ली ताकि छोटी से छोटी सुई भी उसके हाथ से निकल ना जाए। दरअसल बात यह था कि करण को सिर्फ उसके दिए हुए खबर ही नहीं चाहिए थे, बल्कि वह उसका चेहरा भी देखना चाह रहा था। सीबीआई का यह इकलौता खबरी था जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था। सीबीआई ने कई बार कोशिश की थी पर हर बार नाकामयाब रहे। अभिजीत भी उत्सुकता वश देखना चाहता उस खबरी को। अभिजीत सीबीआई में अपने रूल्स के हिसाब से चला करता था, जिसमें उसने आज तक किसी खबरी की मदद नहीं ली थी। उसने अपना केस खुद के दम पे अकेला ही लड़ा था। कुछ ही मिनट निकला था तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आसपास का हर कोई बच्चे की आवाज सुन चारों तरफ बच्चे को खोजने लगे और इन्हीं सब में अभिजीत और करण भी उसी बच्चे को ढूंढने में लग गए थे। पर तभी कोई आंधी की तरह आया और करण के हाथ में फाइल पकड़ा निकल गया। ये घटना इतनी जल्दी हुई थी कि करण को जड़ रह गया। चारों तरफ देखने लगा पर इसे कोई नहीं दिखा। वह कभी फाइल को देखता जो अनायास ही गोंद की तरह हाथ में आ चिपका था, तो कभी चारों तरफ देख रहा था जिस फाइल को देने वाला आदमी भूत की तरह गायब हो गया था। और तभी आसपास से कुछ लोग भड़कते हुए आपस में बातें करने लगे थे। यार ये इतना बेहुदा मजाक किसने किया, क्या उसे पिटाई खानी है क्या? जोर जोर से बोलता हुआ एक आदमी चारों तरफ देखने लगा था, तो वही उसके साथ चल रहा दूसरा भड़कते हुए बोला, हाँ यार भल्ला ये बच्चे का साउंड रिकॉर्डिंग क्यों चलाएगा, साला आजकल कोई भी कुछ भी कर दे रहा है। आसपास के उड़ती उड़ती बातें सीधे करण और अभिजीत के कानों तक आ रही थी, जिन्हें समझते देर ना लगी कि ये सब उसी खबरी ने किया होगा, उसका ध्यान भटकाने के लिए। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अक्सर ये सब करना सही ही होता है, क्योंकि आसानी से लोग इन सारी चीजों के संपर्क में आ जाते हैं। अब तक खबरी कहाँ गया किसी को पता भी ना चला। मानना पड़ेगा भाव ये साला टिड़ी खीर है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। खैर हम जिस काम के लिए आए तो कम से कम वो तो हो गया। अवाक होकर बोलते हुए करण अपने हाथ में पकड़े फाइल को देखने लगा था। अब दोनों को निगाहें उस फाइल पे ही टिका थी जिसपे कुछ कोड लिखा हुआ था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम बॉस।